अभी सारे मस्ती के मूड में, राइट? सोनू थम्स अप दे रहा है, इसका मतलब सोनू मस्ती के मूड में है। जगजोत भी मस्ती के मूड में है? कोई नहीं बेटा, आ जाओ तुम लोग 12वीं में। सारी मस्ती ना निकल गई तो नाम बदल देना मेरा। ठीक है, फुल सीरियस। संजीत कह रहे हैं फुल सीरियस। ओके, वेरी गुड, गुड टू नो। गुड इवनिंग मैम। आया, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग। चलो ठीक है बच्चों, देखो पढ़ लो, तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम लोगों को ही रिग्रेट होगा कि क्यों पढ़ाई नहीं की। मैं तो हमेशा से बोलती आ रही हूँ, ये जो 11th का टाइम मिला है, अच्छा मस्ती नहीं, ठीक है बेटा, तो ये जो टाइम मिल रहा है तुम्हें 11th में ही, तो प्लीज उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आप लोगों को ही हेल्प मिलेगी आगे 12th में। अभी आप लोग बहुत ज्यादा लिनेंटली लेंगे ना चीजों को, तो 12th में थोड़ी सी दिक्कत से फेस करोगे तुम लोग, है ना? बिकॉज 12th में स्कूल की तरफ से भी प्रेशर आएगा, राइट? एंड बोर्ड्स होंगे तुम्हारे, फिर तुम उसकी भी टेंशन लोगे, फिर उसके साथ साथ 11th कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने ना हर सब्जेक्ट में तीन चार चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो, जो कि हाई वेटेज चैप्टर है 11th के। मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में बता रखा है ना, हाई वेटेज चैप्टर बताए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, प्लस थर्मोडायनामिक्स। थर्मो वैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो थर्मोडायनामिक्स की जगह यू कैन टेक मोल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को आने चाहिए जब आप 11th में जाओगे उससे पहले। ठीक है मेरा बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो बेसिकली हम लोगों ने मैं आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी हाई प्रायोरिटी लिस्ट वाले चैप्टर, ठीक है? उसमें बेसिकली ग्रेड 11 ग्रेड 12 दोनों के होंगे, तो आप लोग ग्रेड 11 के करिएगा पहले, समझ रहे हो आप मेरी बात? और जब ग्रेड 12 में आओगे तो फिर अपना उस हिसाब से ग्रेड 12। तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ तुम लोगों को। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बोलूंगी सब वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आप चाहते हो बेटा, बार बार मुझे थम्स अप एक ही बात दो, एक बच्चा ना। अगर आप चाहते हो कि आप लोग कम टाइम में अपना 4 नंबर बना सकते हो, तो दिस इज द चैप्टर जो आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मुश्किल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल भी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। प्लस यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर आप एक ऐसा चैप्टर टारगेट कर रहे हैं कि कम टाइम में पढ़ के हम लोग 4 नंबर स्कोर कर सके, तो ये वो चैप्टर है। तो मैं हर एक बच्चे को कहती हूँ कि ये वाला, हालांकि जब मैं तुम्हें लिस्ट दूंगी तो ये हाई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ये मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट में है, राइट? सोनू आपको ना जो आपके स्टूडेंट मैनेजर हैं, आप एक बार उनसे बेटा कांटेक्ट कर लेना। आप लोगों के साथ एक रिसोर्स शीट शेयर हुई होगी, वहां पे सारे नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो। जो भी है, आकांक्षा मैम है, मोहित सर हैं, जो भी हैं, आप उनको एक बार रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है जी? अच्छा, सो यस, ये चैप्टर किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको ये चैप्टर करना है। तो मैं बेटा आप लोगों से यही कहूंगी कि क्लास का टाइम होता है 5:30, तो प्लीज क्लास को थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। 5 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें एडमिट नहीं करूंगी, क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। आपको 5 मिनट पहले ही आ जाना है क्लास में, ठीक है? सबसे पहले तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, ठीक है? चलिए, और जो काम मैं कराती हूँ क्लास में, आप लोगों की दिन में सिर्फ एक ही क्लास लगती है, वो भी 75 मिनट्स की, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितना भी टीचर करवा रहा है उतना तो आप लोगों को करना ही चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो आप लोग कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बट आप लोगों को करना चाहिए। अब नहीं करोगे तो फिर बाद में अपने आप करना पड़ेगा, अगर तुम JEE टारगेट कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं करोगे, राइट?
सो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि कैसे पीरियड नंबर निकालते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं ना, ब्लॉक कैसे बताते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था, पीरियोडिक टेबल के मैंने तुम्हें ग्रुप नंबर फर्स्ट टू 13 टू 18 एलिमेंट्स के नाम याद कराए थे। आई होप वो आप लोग नाम जो है वो याद करके आए हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, हाँ मैंने आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर भी सिखाया था, जिनका एटॉमिक नंबर कितना था 100 से ऊपर वाले का। मैंने बेसिकली आप लोगों को आयुपेक नेमिंग भी सिखाया था, ठीक है। और जिनका एटम, बेटा माइक म्यूट करके रखिए, ठीक है, जिसका भी माइक अनम्यूट है। आरती आप माइक म्यूट कर लो बेटा। यस और अगर अभी मुझे दिखा कि इंटेंशनली आप अपना माइक अनम्यूट कर रहे हो तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको परमानेंटली कॉल से, और इवन ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगी अगर आप इंटेंशनली कोई चीज यहाँ पे करेंगे तो। क्लियर है ये चीज? बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि 75 मिनट्स की क्लास है उसमें भी आप लोग डिस्टर्बेंस करें। नाउ यू आर अ छोटे बच्चे तो हो नहीं, 16-17 साल के हो तुम लोग, तो बिहेव लाइक अ ग्रोन अप चाइल्ड, राइट? ठीक है। सो उसके अलावा मैंने ये भी बता दिया था, अगर मान लो एटॉमिक नंबर जिनका 104 है और उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो आप ग्रुप नंबर कैसे चेक करते हो, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। जिसका पेंडिंग रह रहा है तो प्लीज वो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो भी तुम्हारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनकी प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखना स्टार्ट कीजिए। जो नए बच्चे आए हैं प्लीज रीच आउट टू योर स्टूडेंट मैनेजर, दे विल शेयर द रिसोर्स शीट विद यू, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज समझना कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ रट लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है, न्यूक्लियर चार्ज ये होता है। क्या न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ये भी तुम्हें लोगों को बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, यहाँ से भर भर के जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। और साथ ही साथ जो है हम इसमें एटॉमिक रेडियाई, मतलब जो आप ट्रेंड्स पढ़ते हैं जैसे एटॉमिक रेडियाई का, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड यहाँ पे बताऊंगी। डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। दिस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। यस सुमित? ठीक है, ओके स्टार्ट करें, चलिए आइए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। एंड यस, क्लास में आए हो तो बिना क्वेश्चन सॉल्विंग के क्लास से जाओगे नहीं, राइट? वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी थी, तो यस इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप 2024 और 25 की बात करोगे, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देती हूँ, 2024 और मैं 25 की बात करूं, लास्ट 2 साल के ट्रेंड की बात करूं, तो एक क्वेश्चन तो आया ही हुआ है हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आया ही हुआ है, ठीक माय पॉइंट। और हो सकता है किसी बच्चे को 2 क्वेश्चन भी यहाँ से दिखने को मिले, बट चांसेस क्या है, थोड़े से कम है, राइट? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका वेटेज क्या है, ठीक है। सो अभी मैंने बता दिया कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था, क्या क्या किया था मेरा बेटा। एक तो हमने ये पता लगा लिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पीरियड में, याद करो, बता दिया था मैंने, ठीक है। उसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर हमने देख लिया था जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है। उसके अलावा जिनका एटॉमिक नंबर 100, 104 या 104 से ज्यादा है, तो ग्रुप नंबर हम पता लगा लेते थे। कैसे लगाते थे? लास्ट 2 डिजिट हम देखते थे, याद करो, लास्ट 2 डिजिट हम लोग क्या करते थे, देखते थे। जैसे अगर मान लो 105 है तो इसका ये कौन से ग्रुप का है, 5th ग्रुप का है, याद आ रहा है? अगर मैं बोल रही हूँ 112 तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 12, यानी कि ये कौन से ग्रुप का है, 12th ग्रुप का है, याद आ रहा है क्या? ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या सीख लिया था, पीरियड नंबर निकालना सीख लिया था। पीरियड नंबर जो आपका सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा,
वही क्या होगा, आपका पीरियड नंबर होगा। उसके अलावा हमने ग्रुप नंबर निकालना देख लिया था बेटा। उसके अलावा हमने ब्लॉक नंबर, मतलब कौन से ब्लॉक का है वो भी हमने चेक कर लिया था कि एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, क्या है। ठीक है जी, मेरी वॉइस सबके लिए क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है अंजलि, एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वाईफाई एकदम बढ़िया चल रहा है। आप एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए चलो हेडिंग डालो। कुछ कुछ बेटा ट्रिक्स हैं, ध्यान से सुन लो। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे आपके पेपर में कुछ आपको एलिमेंट्स दे देंगे और आपको ये बताना होगा, बताओ इसमें से लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं। और ऐसे वाले सवाल मेरा बेटा इंटीजर बेस्ड सवाल होते हैं। कैसे सवाल होते हैं? इंटीजर बेस्ड सवाल होते हैं। क्या ये मेरे जो जो मैं बातें बोलती हूँ ना वर्बली या मैं लिखवाती हूँ, वो आपके यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए सब बच्चों के। गेटिंग माई पॉइंट? एंड ट्रस्ट ऑन मी, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, एंड जो वो समझा रहे हैं, जैसे वो करवा रहे हैं वैसे आपको करते जाना है। ठीक है सुमित, क्या हुआ, बार बार हैंड रेज क्यों हो रहा है तुम्हारा, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, इंटेंशनली अगर किसी ने हैंड रेज अनम्यूट किया, मैं परमानेंटली ब्लॉक करवा दूंगी उसको पीछे से, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है सुमित, इट्स ओके अगर गलती से आ जाओ। तो बेटा जो लिक्विड एलिमेंट्स हैं, अब मैम लिक्विड एलिमेंट्स तो काफी सारे होंगे, हम याद कैसे करेंगे? तो जो जो लिक्विड एलिमेंट्स आप लोगों को याद रखने हैं पीरियोडिक टेबल में, वो ये वाले हैं। कैसे? दिस इज योर गैलियम, दिस इज योर बेटा गैलियम, दिस इज योर ब्रोमियम, ब्रोमीन, ये आपका फ्रेंशियम है ना, याद आ रहा है ना, याद करवाए थे नाम। ये आपका सीजियम है, और ये आपका क्या है, मरकरी है। मरकरी तो सबको पता ही होता है वैसे, है ना। बाकी भी आप याद करो। कैसे याद करोगे? गब्बर फिर कैसे मरेगा, जल्दी से फटाक से अपनी नोटबुक में लिखो। कैसे लिखोगे? गब्बर फिर कैसे मरेगा। गब्बर यानी कि गैलियम और ब्रोमीन, गब्बर। फिर यानी कि फ्रोंशियम, कैसे यानी कि सीजियम, और मरेगा यानी कि मरकरी। क्लियर? क्या मुझे और टाइम स्पेंड करना है क्या इस पे? नहीं करना, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, और आपसे इधर उधर की चीजें वो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, राइट। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा। गैसेस, आपको गैसेस का भी पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेस हैं। तो गैसेस कैसे याद करोगे? ना जाने फिर कल हो ना हो, ना जाने फिर कल हो ना हो, ना जाने यानी एनजी। एनजी क्या है बेटा? नोबल गैसेस। तो तुम्हारी सारी नोबल गैसेस गैसेस हैं। फिर यानी कि फ्लोरीन, कल यानी कि क्लोरीन, हो ना हो ना हो, समझ गए ना। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? एचओ को हो बोल सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नो यानी कि नाइट्रोजन, समझ रहे हो, नाइट्रोजन। हो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कल यानी कि क्लोरीन। ठीक है क्या, बोलो। फिर यानी कि फ्लोरीन, ना जाने मतलब एनजी यानी कि नोबल गैसेस। यस वही बेटा, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जीनोन, ये वाले बेटा। यस नोबल गैसेस 18th ग्रुप। यस 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 यस। चले आगे चले। ओके ओके, आगे तुम्हारे मेटलोइड्स होते हैं। मेटलोइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है ना। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटेलिक, मेटल की तरह भी करते हैं और नॉन मेटल की तरह। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? मेटलोइड्स। क्या बोलते हैं ऐसे स्पीसीज को? मेटलोइड्स बोलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेटलोइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेरे बच्चों को याद रखना है? ये वाले, ये वाले। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे, पहले तो देख लो इनके नाम क्या है। ये है स्टानिन, ग्रुप नंबर 17 में आता है स्टानिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन। टेलोरियम ऑक्सीजन फैमिली में आता है, याद करो मैंने बताया था। ओ सर सीधा प्रॉब्लम। एसबी एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरोन, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये वाले क्या होंगे? आपके मेटलोइड्स होंगे। कैसे याद करोगे? आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। क्या बोला मैंने? आंटी यानी स्टानिन, तेरी यानी कि टेलोरियम, सब्जी एसबी और जीई, एंटीमनी जर्मेनियम, पूरी यानी कि पीओ पोलोनियम, बा, इसको ऐसे करो देखो इधर, बासी, इसमें बोरोन भी आ जाएगा, आर्सेनिक भी आ जाएगा और सिलिकॉन भी आ जाएगा।
ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये पेपर में आ चुके हैं। आपको कुछ एलिमेंट्स दे देंगे और आपको बताना होगा बताओ इसमें से कितने मेटलॉइड्स हैं। तो जिसको नहीं पता है ये ट्रिक वो नहीं कर पाएगा, छोड़ के आओगे सवाल, यस और नो। तो इसीलिए इसको प्लीज इस तरीके से ध्यान रखिए। मैं तो ऐसे ही याद रख रही हूँ, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, मुझे मेरी टीचर ने बताया था, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो आपको लिक्विड एलिमेंट्स, गब्बर फिर कैसे मरेगा, गैसेस, ना जाने फिर कल हो ना हो, मेटलॉइड्स, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, ऐसे आपको याद रखना है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स का आपको सामना करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो दैट आप लोग अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर पाओ, ठीक है। चलिए आइए, ओके। उसके बाद बेटा कुछ छोटी छोटी बातें और है जो कि हमें पढ़नी पड़ेंगी न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने से पहले। तो तुम लोगों को याद है, मैंने तुम लोगों को बताया था ग्रुप नंबर 1 और 2 एक्स ब्लॉक एलिमेंट है, 13 to 18 तुम्हारे पी ब्लॉक है, याद है, 3 to 12 तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चों को पता है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वो आप लिख सकते हो, लाइक जिस चीज पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ वो आप लिख सकते हो। द एलिमेंट्स जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस सब शेल में, ठीक है, ऑफ द आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाला जो एनर्जी लेवल है वो, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, NS1 से 2, या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर दो, क्योंकि एस ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो या तो एक फिल होगा या कितने फिल होंगे बेटा, 2 फिल होंगे, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके वैलेंस शेल को, या यू कैन से आउटर मोस्ट शेल को, ठीक है जी, बोलो। ठीक है, बस यही आपको याद रखना था, और ये आपको मालूम है कि ग्रुप 1 को आप एल्कली मेटल्स कहते हो, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। ऐसे ग्रुप 2 को आपको क्या बोलते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप बोलते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो सिर्फ ये लिख लो, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। सेकंड आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होता है बेटा, पी सब शेल। और आपको पता है पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बताओ, 3, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, ठीक है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 Np126, मतलब पी में या तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लेना चाहते हो तुम लोग, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, बोरोन का ले लो। बोरोन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये N क्या दिखा रहा है यहाँ पे, N क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, गेटिंग माय पॉइंट। तो S में तो 2 ही रहेंगे, P में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है जी। बात, छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, टी ब्लॉक में। टी ब्लॉक में कैसे पता लगाओगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए मेरा बेटा, टी सब शेल में, कहाँ आना चाहिए, टी सब शेल में, और उसका पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। पेनल्टीमेट क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसको कैसे फिल करोगे, सिखाया था ना मैंने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 3d1, ऐसे फिल करोगे। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अच्छा, इसके जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल, वो क्या होती है, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है। जैसे इसमें n क्या है बेटा, 4, यही है ना 4, और n-1 क्या हो गया, 3, बोलो यस और नो। यस मैम। ठीक है, तो जो n है वो क्या है तुम्हारा, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा n-1, इनको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, बस नाम है। आपको डिफरेंशिएट, अगर आप इसको आउटर मोस्ट शेल ही बोल दोगे तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट,
ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ही ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्लियर है? तो वही वो बोल रहे हैं, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द डी सबशेल ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। याद करो जब हम ग्रुप नंबर निकालते थे तो इन दोनों को ऐड करते थे, याद करो 2+1, याद करो, तो ये थर्ड ग्रुप में आता था, बता चुकी हूँ मैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, एफ ब्लॉक में क्या होगा, एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ वाले सबशेल में होगा, और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, याद करो तुम लोग, मैंने बताया था एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 58 से 71, 90 से 103, याद करो, बताया था मैंने। लेंथेनोइड्स बताया था, और एंड एक्टिनोइड। वेरी गुड। ठीक है, ये 6th पीरियड में आते थे और ये 7th पीरियड में। याद आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है बेटा n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1, ns2। तो बेसिकली जो n है वो तो वही है, तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल ही है, ठीक है, उसका नाम नहीं बदल जाएगा। n-1 क्या है, पेनल्टीमेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है जी, तो F में 1 से 4, क्योंकि F में बेटा 7 ऑर्बिटल है तो वहां पे मैक्सिमम 14 तक आप फिल कर सकते हो, तो 1 2 मतलब 1 भी आ सकता है, 2 1 से 14 फिल हो सकते हैं। D वाले में या तो फिल होगा ही नहीं, या होगा तो 1 फिल हो, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। F ब्लॉक एलिमेंट्स तुम लोग 12th में पढ़ोगे, राइट? तो डी एंड एफ ब्लॉक दो ऐसे मतलब एक ही पूरा चैप्टर है जो कि आप लोग ग्रेड 12 में पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, हाँ हर्षमिता बोलिए। मैम जो n-2 है ये एंटी एक्सोल्टिमोल है। अच्छा, समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, एंटी पेनल्टीमेट बेटा, ऊपर लिख देती हूँ, एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे चलूं। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, ओके, अब हेडिंग डालो, सारे बच्चे हेडिंग डालोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं अभी वो आप पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक मैं आप लोगों को बोलूंगा। सबसे पहले सिर्फ आप हेडिंग डालेंगे, पहले मैं उसको आपको समझाऊंगी, जब आप मुझे कंफर्म कर देंगे कि हाँ मैम समझ में आ गया, तभी मैं आगे की ओर चलूंगी, राइट? बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे जल्दी रट्टा मारते हैं, उसको समझते नहीं है, बट हम इसको समझेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है। क्लियर है? चलिए आइए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, राइट? चलिए आइए, मेरे पास सोडियम है, ठीक है, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे मेरे को। तो अगर मान लो मुझे शेल्स में दिखाना हो, जैसे आप उसमें दिखा देते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो देखना एक बार, मैं बनाना चाहूंगी, यहाँ देखना एक बार, इधर आओ। तो ये वाला मेरा है 1s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास 2s और 2p, गेटिंग माई पॉइंट? ये मेरा सेकेंड वाला शेल है, दिस इज माई 2p, ठीक है, जिसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए, सबको दिख रहे हैं। ये है मेरा 3s1 वाला, तो मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, ये है मेरा 3s1 जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? चलिए आइए, अब आपको पता है बेटा ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है,
तो अगर मैं बोलूं सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, बोलो। Yes, ma'am. तो बेसिकली क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो चार्ज है मेरा, न्यूक्लियर चार्ज है, वो कितने का है, +11 का है। कैन आई से दिस? Yes, ma'am. ठीक है, प्रोटॉन की वजह से ही आएगा ना ये चार्ज। सो दिस इज मेरा न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस पे है चार्ज, उसको ही आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। एक बात बताओ, आप लोगों को पता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरा बेटा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि जो ये वैलेंस शेल है, मेरा जो काम है ना, इसी वैलेंस शेल से काम है, तो मैं बोलूं यहाँ पे कि अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी है तो किसके बीच में देखूंगी? बेटा माइक म्यूट करो, किसका ऑन है माइक बेटा माइक। हाँ, तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो किसके बारे में बात करूंगी, वैलेंस शेल और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मतलब जब मैं अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो वैलेंस शेल और जो मेरा न्यूक्लियस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक चीज, ठीक है। और ये वैलेंस शेल और क्या फेस कर रहा है, ये रिपल्शन भी फेस कर रहा है। कैसे? बिकॉज जो ये अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनसे वो क्या कर रहा है, रिपल्शन फेस कर रहा है। ठीक है, यही दो चीजें है ना। तो यानी कि जो ये वैलेंस शेल है दो तरह के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन कौन से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यस और नो? ठीक है बेटा, ज्यादा बच्चे नहीं बोल रहे हैं क्लास में। ठीक है, 2 बच्चों ने ही बोला है, वो भी उनका माइक गलती से अनम्यूट हो गया है। राइट, जब मुझे लगेगा कि क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है मैं सबका माइक म्यूट कर दूंगी, यू डोंट वरी। ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे तुम लोगों की टेंशन है। ठीक है, आइए। ठीक है, सो अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या जो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, क्या ये +11 का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है? क्या बोल दिया मैंने? क्या जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, क्या ये +11 का चार्ज ही एक्सपीरियंस कर रहा है, या उससे ज्यादा कर रहा है, उससे कम कर रहा है? ये देखना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, शील्डिंग की तरह काम कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? मतलब ध्यान से सुन लो, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा हुआ है, उन्होंने शील्ड करके रखा हुआ है, मतलब स्क्रीन करके रखा हुआ है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हम तो सोच रहे थे कि जो ये लास्ट वाला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो +11 का चार्ज फील कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में दीवार बन के कौन खड़े हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन खड़े हैं। तो ये +11 से थोड़ा सा कम चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नो? ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ध्यान रखना, जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर तुम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करोगे जहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे कोई भी हम शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पे नहीं देख पाएंगे। व्हाई? बिकॉज वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हम इन सब की बात वहां पे नहीं कर पाएंगे। यस और नो? ठीक Yes, है, ma'am. जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये कैटी वाला एग्जांपल देखो, तो ये कैटी वाला एग्जांपल देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? तो जो बेसिकली जो ये मिल्क है, जो ये बेसिकली कैटी जिस पे अटैक करी हुई है, जो पी रही है दूध,
वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आ रही हूँ सिमरन, इस पे मैं बेटा आ रही हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, और जो ये वाली कैट है ये क्या है, तुम्हारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, और ये वाली कैट किसकी तरह बिहेव कर रही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अब इसको भी क्या करना है, इसको भी चाहिए भाई, ये वाला दूध तो चाहिए उसको भी, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है, बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाली कैट यहाँ तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ चुके हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जो कि एक शील्डिंग की तरह काम कर रहे हैं, जो कि एक स्क्रीनिंग की तरह काम कर रहे हैं। तो मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, +11 देखो इधर आओ, देखो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ध्यान से आओ, जिसने भी अभी मेरे से पूछा है। Z तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, अगर तुम उसमें से माइनस कर दो सिग्मा, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन कर रहे हैं उनकी वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी है। तो जब आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल के आएगा। क्लियर है ये वाली चीज? डन, जिसने भी पूछा था मेरे से, राइट, यही तो कर रहे हैं ना हम लोग, यही कर रहे हैं। तो अब जो मैंने ये बातें समझाई हैं, एक बार तुम मुझे कंफर्म करो ये पॉइंट्स पढ़ के, क्या इन तीनों में कोई भी पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें समझ में ना आया हो? एक बार मेरे कहने पे इसको रीड करेंगे बेटा सारे बच्चे। पहला पॉइंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये तो मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर वो बोला द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना हम सोच रहे थे कि वो +11 का चार्ज फील कर रहा होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उससे कम चार्ज फील कर रहा होगा। मतलब जितना हम सोच रहे थे कि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा, लेकिन एक्चुअल में उससे क्या होगा, कम। ठीक है, उसके बाद देखो, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by nucleus, that is the total force experienced by valence electron is called Z effective। और Z effective क्या है तुम्हारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, आप लोगों को 1.5 घंटे की क्लास में भी कोई काम आ जाता है यार, क्या ही कर रहे हो तुम लोग जिंदगी में। आप 1.25 घंटे की क्लास में आप लोगों को ये होता है अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट वर्क है, कैसे चलेगा भाई? हाँ बेटा बोलो। मैम लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो क्या आप? हाँ बिल्कुल कर दूंगी, आ जाओ। एक और बच्चे ने भी बोला लास्ट पॉइंट, देखो यही तो बोला ना मैंने, इस शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फेस कर रहा है ना, क्योंकि बीच में तो ये आ गए ना, दीवार बन के खड़े हो गए हैं बीच में। बोलो क्या कहते हो? तो वही यहाँ पे बोला है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें लग रहा था कि +11 कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 11 से थोड़ा सा कम कर रहा होगा। वाई? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, चलिए। हाँ आरती, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. हाँ बेटा बोलो। Ma'am, actually now I recently joined the classes from tomorrow, but ma'am I don't know how many lectures I skipped or missed. So how can I complete my backlog? Aarti, do one thing, reach out to your student manager. ठीक है, in which group you are added right now? Okay, ma'am. मुझे ये बताओ कौन से ग्रुप में ऐड हो आप?
1 second, ma'am. I will let you know. हाँ, मेरे को Ma'am, एक बार it's बता देना। 11 M01. पंजाब और दिल्ली और यूके। Ma'am, Punjab, G11. Okay, okay. Aarti, in such cases, you have to reach out to Mohit sir. Mohit sir is your student manager. He will help you out. Okay? Okay, ma'am. Otherwise, you can stay back after the class. I will share the information with you. कि कितनी classes हो गई, कितनी pending है, ठीक है? लेकिन वो class के बाद करते हैं हम बात, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you very much. Okay. जल्दी से ये वाले दोनों points लिख लो. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ. देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी बताया मैंने. और रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं. अगर न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा Z है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा तुम्हारा? Z माइनस सिग्मा. सिग्मा इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. जल्दी से इसको कर लो. अगर तुम्हें डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन अगर मान लो तुम्हें समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है? तुम ये बिल्ली वाला एग्जांपल याद रखो बस. किसी बच्चे को न्यूक्लियर चार्ज में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें बेटा ये दिक्कत आ गई ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो फिर तुम आगे सफर करोगे. ठीक है जी? चलिए, लिख लिया? अब ये ना कैट मत बनाने बैठ जाना तुम लोग, ठीक है? ये कैटी मत बनाने बैठ जाना, पता चले तुम लोग बिल्लियां बनाने लग गए हो नोटबुक में. ये सिर्फ समझाने के लिए था. मैम सेकंड पॉइंट शो करना. सेकंड पॉइंट कौन सा बेटा? ये वाला? यस मैम. लिख लो एक बार फटाफट से लकी. बच्चों बाकी बच्चे हेडिंग डालोगे. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियोडिक टेबल. चलो चलो. ओके, सो हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की. बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस है ना, साइज की बात करनी है हमें. किसकी बात करनी है बेटा? साइज की बात करनी है. देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि अगर आप किसी एटम की रेडियाई पता करने जाओ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि एक तो एटम बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, और आप उसकी रेडियाई नहीं निकाल पाओगे, रेडियस. और ऊपर से बेटा आपको हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि आप सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन की क्या मोमेंटम नहीं बता सकते हो, वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकते हो, राइट? तो आप रेडियस नहीं पता लगा सकते हो एटम की, इसीलिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस है ना, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये सब निकालते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम सिंपल बोल देते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई. तो इसमें ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना. जब भी वो आपको एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस की बात करेगा तो बेसिकली वो हमसे पूछना चाह रहा है साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. समझ रहे हो? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोगों को वहां पे डिस्कस करना है ना. तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा वेरिएशन इन पीरियड. पीरियड का मतलब क्या हुआ बेटा? लेफ्ट टू राइट है ना, यही तो हुआ ना पीरियड का मतलब. ग्रुप तो ये होते हैं, पीरियड ये होते हैं. तो बेटा होता क्या है इन जनरल जो लेफ्ट टू राइट है वो साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है. साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है. रीजन? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. समझना चाहोगे इसको? देखो अब जिसको ये वाली टर्म नहीं पता है ना वो तो गया, उसको नहीं आएगा समझ में. देखो मैं समझाती हूँ आपको, इधर आओ. मेरे पास एक बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना. तो बेसिकली यहाँ पे क्या 2s2p1 है, यहाँ पे 2s2p2 है बेटा, यहाँ पे 2s2p3 है, और यहाँ पे 2s2p4 है, राइट?
और अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, यहाँ पे कितने का बोरोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 5, 6, 7, 8। तो बेसिकली बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो हो क्या रहा है कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। कैन यू सी दैट? जैसे 2p में 1 हुआ, कार्बन में जाओगे तो 2, 2p में 2 हुआ, 2p में 3 हुआ और 2p में 4 हुआ। तो सेम शेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ मैम, ये तो आ Yes, रहा है। ma'am. एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट अब सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 5 से 6 पे जा रहे हो, 6 से 7 पे जा रहे हो, 7 से 8 पे जा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं पूछूं किस केस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तुम एक बात बताओ, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज तुम्हें कहाँ दिख रहा है? ऑक्सीजन के केस में दिख रहा है। मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? उस केस में इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा क्या करेगा? पुल करेगा। यानी कि कैन आई से दिस कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा? ऑक्सीजन वाले के केस में होगा। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज्यादा बेटर तरीके से क्या करेगा? पुल करेगा एज कंपेयर टू बाकी सारे। एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? देखना, पहले ऐसे था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो साइज क्या होगा? श्रिंक होगा कि नहीं होगा? बोलो, साइज श्रिंक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इधर आओ इधर आओ, इन जनरल, बिकॉज इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस भी होती हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं तो हम इन जनरल बात करेंगे। आगे जाके जो भी एक्सेप्शंस आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ में विद एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी वहां पे, राइट? सो अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेफ्ट टू राइट जब तुम जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या हो रहा है मेरा बेटा? आपका साइज घट रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं और बोरोन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगा मेरा बेटा? डिक्रीज। यस, डिक्रीज। ठीक है, बोलो। मैम फिर से बताना। मैं ये कह रही हूँ बेटा, जब आप बोरोन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हो लेफ्ट टू राइट तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना बेटा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपको ये देखना है कि किस केस में कितनी ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन 8 का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 5 का। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? यस मैम। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाले केस में होने वाला है? ऑक्सीजन वाले केस में होने वाला है। ऐसे देखो तुम लोग, अगर नहीं समझ में आया तो इधर आओ, जैसे मान लो मैं ये बना लूं, ठीक है, ठीक है, ये 1s2, ठीक है, ये 2s2 2p4 दिख रहा है, और यही मेरी क्या है? वैलेंस शेल है, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन के केस में देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यस और नो? तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे 8 का न्यूक्लियर चार्ज है तो ये ज्यादा ताकत लगा पाएगा। तो खुद सोचो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो सारे बच्चे, सोचो सोचो। ज्यादा होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज आपका क्या हो जाएगा? आपका श्रिंक हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है? साइज घटता है, ठीक है। सो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए, ये दिख रहा है आपको? ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बेटा यहाँ पे लगाया है। आपको दिख रहा है ना? अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए, ये देखिए,
ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, इधर आओ। यहाँ पे दिख रहा है लिथियम पे +3 का चार्ज है, +4, बोरोन पे +5, देख लो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कैन यू सी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है बेटा। आप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यू विल यूज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। You can also say nuclear charge, but the better term is to use effective nuclear charge बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने से, मतलब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा वहां पे बढ़ रहा है, राइट। चलिए आइए इधर आओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 150, आपको ये रटना नहीं है, ध्यान से देखो 152, 111, 88, 77, 75, 74, 72, इसको अभी मत देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हो, देख रहे हो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है साइज। नॉर्मल गैसेस में हम लोग बेटा जो हमारी गैसेस होती हैं उसमें हम वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं, और वंडरवॉल रेडियस की जो वैल्यू निकल के आती है ना, ये याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो वंडरवॉल रेडियस की जो वैल्यू निकल के आती है वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा निकल के आती है, समझ रहे हो, इसीलिए आपको नियोन की 160 दे रखी है वैल्यू, ठीक है। इसलिए जब भी हम साइज का कंपैरिजन करते हैं वो कहां से कहां तक करते हैं, अप टू ग्रुप 17 करते हैं, ठीक है मेरा बेटा, बोलो। मैम वीडियो नहीं दिख रही है। शगुन दिख रही है आपको वीडियो? एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं टेबल को? हाँ मैं कर देती हूँ, बाकी को दिख रही है कि वीडियो बेटा, एक बार जल्दी कंफर्म कीजिए। Yes, मैम ma'am. मेरे को वीडियो हर्षमीत आप एक बार रिज्वाइन कर लो। उषा आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ जो अभी तक मैंने समझाया है कि लेफ्ट टू राइट। आरती एक बार रिज्वाइन कर लो, मेरे को नहीं लगता बाकी सबके लिए भी वीडियो लैग कर रहा है, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट आपको मैंने बोला है साइज घट रहा है, तो आप देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन को जो पुल करने की ताकत है वो वहां बढ़ रहा है जहां पे आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वहां पे आपको दिख रहा है साइज कम होते हुए। नोबल गैसेस, क्योंकि आपको पता ही है नोबल गैसेस क्या होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं, तो वहां पे हम कोवलेंट रेडियस की नहीं वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं, और जब हम वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं बेटा तो वो वैल्यू ज्यादा निकल के आती है कोवलेंट रेडियस से, इसीलिए वो वैल्यू आपको 160 वहां पे दिखाई दे रही है। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कहां से कहां तक करते हैं, अप टू ग्रुप 17 करते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। भाई थोड़ा सा पढ़ के आया करो यार, तुम लोग तो बिल्कुल, मेरे को ऐसे लगता है बिना पढ़े आ जाते हो भाई क्लास में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी बेटा पढ़ते हुए। इधर आइए, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप की मतलब टॉप टू बॉटम, तो बेसिकली इन जनरल टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। कैसे, देखो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पे क्या होता है लिथियम में 1:2s1, याद करो, यहाँ पे 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, तो बेसिकली हो क्या रहा है, डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज हो रही है, बोलो। पहले यहाँ पे 2 शेल थी, इधर देखो दिख रहा है 2, 1 2, यहाँ पे 3 हो गई, नीचे वाले में 4 हो गई, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ से, जो वैलेंस शेल है हमारा वो न्यूक्लियस से क्या जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, यस और नो। जो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, यस और नो। Yes, ma'am. Why? Due to
स्क्रीनिंग ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर नहीं देख रहे, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं बिकॉज अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला न्यूक्लियर चार्ज वाला हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, नो डाउट, 3, 11, 19 वो तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक करो अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डोमिनेटिंग हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस हश्मिता। मैम इसका ए पार्ट एक बार फिर रिपीट कर दोगे? बेटा आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं ए पार्ट 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेटा एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आती पहले समझाऊंगी, ठीक है मैम? ठीक है, समझ में आया डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इनर शेल आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे। इधर देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, शेल्स नहीं बढ़ रहे थे, ध्यान से देखो शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला हम नहीं ले रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है बेटा, कुछ भी बोल दो। शील्ड करना, स्क्रीन करना, प्रोटेक्ट करना एक ही बात है, ठीक है? तो जब मैं मुंह से बोल रही हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट, तुम शील्डिंग इफेक्ट भी समझ सकते हो, ठीक है? तो एक बार फिर सुन लो, जब हम इधर आओ, जब हम पीरियड में जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? बोलो। यस मैम। यस ठीक है, यस मैम। ये देख रहे हो, एक बार इधर देखो, ये आपको बनाना नहीं है, इन्होंने कंपैरिजन करके दिखा रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देख रहे हो, इसकी 133 आ रही है रेडियस, इसकी 114 आ रही है, इसकी 99 आ रही है और इसकी 64 आ रही है। देखो जी, देख रहे हो? तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीएम में मेजर किया है ना, तो वो क्या होता है? पीएम आपका पिकोमीटर है बेटा। पीएम क्या है आपका, पिकोमीटर है। जब आप रेडियस मेजर करते हो तो जैसे आप पिकोमीटर में, जनरली केमिस्ट्री में हम लोग पिकोमीटर में मेजर करते हैं, बाकी आप किसी यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। आप इसको मीटर में कर सकते हो, आप इसको सेंटीमीटर में कर सकते हो, ठीक है? 1 पिकोमीटर कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। 10 raised to the power -12 meter. माइनस 15 - 15। चैट में डालो 1 पिकोमीटर कितना मीटर होता है, जल्दी बताओ। 10 raised to power -12 meter. वेरी गुड, ठीक है? ये तो तुम वहां भी पढ़ते हो ना, मोल कॉन्सेप्ट में, जो आपके एनसीईआरटी में यूनिट भी दे रखी है ना, ये सारी माइक्रोमीटर, पिकोमीटर है ना, दी हुई है ना, भूल तो नहीं गए, मिलीमीटर, ये सब। तो रेडियस को हम पिकोमीटर में यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। पहले तो ना जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या करना है, क्या हो गया शिवम, क्या चाहिए बेटा? ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो कार्बन के बाद कहीं ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन के बाद कहीं जाके आगे आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे आता है ये। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो हमें अभी मैंने Yes, आपको ma'am. दिखाया कि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ठीक है? और अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं तो डिक्रीज। डिक्रीज साइज क्या होता है, वेरी गुड मेरा बेटा।
तो अगर लेफ्ट टू डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होते तो मैं बोल सकती हूँ ना फिफ्थ, यानी कि ब्रोमीन वाले का ज्यादा होगा फोर्थ वाले से। बोलो यस मैम। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ Yes, ज्यादा ma'am. है फोर्थ से, फिफ्थ ज्यादा है फोर्थ से, यहाँ पे फिफ्थ ज्यादा है फर्स्ट से, तो यानी कि सब ऑप्शन में ये वाली चीज है। ठीक है, अच्छा। और मैंने बोला लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है, तो कार्बन का तो सबसे कम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट तो सबसे पीछे आएगा, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। 2020 का क्वेश्चन तुमने सोल्व कर लिया, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्रोमीन का, यानी कि फिफ्थ, फिर क्लोरीन का, फिर उसके बाद आपका होगा एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। मैम साइज तो डिक्रीज हाँ। होता है लेफ्ट टू राइट, यस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, मैं कार्बन को थर्ड पीछे ऑप्शन आएगी। क्लोरीन का सबसे कम होगा, यानी कि थर्ड पीछे आएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका किसका होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, और लास्ट में फ्लोरीन आएगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज क्या है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, नहीं तो गड़बड़बाजी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या आएगा, करेक्ट। क्या मेरे को आगे चलना चाहिए मुझे आगे, बताइए। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है ऐसे सवाल, देखो पहले आते थे, 2020 में आया था, उसके बाद ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है। तो अगर मान लो ऐसा सवाल आता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आयनिक रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, सो आयनिक रेडियस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आयनिक रेडियस में क्या है, आयंस की बात करेंगे, क्या कहते हो बताओ। आयनिक में क्या होगा, एक हमारे पास कैटायन होगा और एक हमारे पास आयन होगा, है ना, बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखा रखा है, आपको ये भी उतारने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये कैटायन है मेरे पास, ये वाला जो आपको दिखा रखा है, और ये आपका आयन है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो ये वाली रेडियस है, इधर देखो, ये तो इनके बीच में डिस्टेंस है कैटायन और अनायन के, जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये क्या हो जाएगा, कैटायन की रेडियस निकल के आ जाएगी, और ये किसकी निकल के आ जाएगी बेटा, अनायन की रेडियस निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैम ये हमसे पेपर में पूछा जाएगा क्या बेटा, ये तो देखो नहीं पूछा जाएगा, सही बताऊं तो आपसे पूछा क्या जाएगा, ये हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना मैं जो समझाने वाली हूँ। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो कि आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई पूछेगा नहीं तुमसे। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे वाली बात आती है वो ये आती है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। क्या बोल दिया मैंने, कि जो कैटायन की रेडियस है वो छोटी होती है उसके पेरेंट एटम से। मतलब एक मेरे पास बेटा Na है और एक मेरे पास Na+ है। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, पहले ध्यान से सुनना, अपने पास 15 मिनट है। यहाँ पे देखो बेटा, क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, कैन आई से दिस? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि 11 प्रोटॉन है, लेकिन मैम अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तभी उसके ऊपर +1 आया है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब तुम मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना सारे बच्चे, और मुझे बताना, अगर मैं बोल रही हूँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, है ना, और 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे? मैम 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। मैम जब 11 वेरी गुड। तो मतलब बस तुम्हें समझ में आ गया, यानी कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आसानी से खींच पाएंगे। तो कहना है से कि Na+ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यस और अगर मैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? मैम इंक्रीज। तो क्या मैं बोल सकती हूँ Na का साइज Na+ से क्या होगा,
बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। क्या ये बात क्लियर है मेरे बच्चों को? Yes. यस मैम। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, रेडियस ऑफ अनाइन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक तुम्हारे पास क्लोरीन है, एक तुम्हारे पास Cl नेगेटिव है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई साहब बता दो, अब 17 प्रोटॉन 17 को आराम से खींच पाएंगे, 17 18 को? मैम 17 17 को। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्लोरीन का साइज क्या होगा? छोटा होगा एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव? यस और नो? Yes. Yes. तो बस क्या पता चला, रेडियस जो होगी अनायन की वो क्या होगी? लार्जर देन होगी पेरेंट एटम। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना, तो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो तुम्हें फिर दिक्कत देगा। तो तुम्हारा फिर यहाँ से जेई का 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला। अगर तुम सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठोगे तो तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी रेडी हो रहा है। तो रेडी रहो और हेडिंग डालो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है मेरा बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दो स्पीसीज which have same number of electrons। समझे? समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. यस मैम। हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इधर आओ। Na में कितने? Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से 1 माइनस किया। फ्लोरीन में F नेगेटिव में 9 + 1, याद है ना? जितना माइनस का होगा उतना प्लस कर दो, जितना प्लस होगा उतना माइनस करो। O2 नेगेटिव में कितने होंगे? 8 + 2 10। Mg+2 में 12 - 2 10। Al+3 में 13 - 3 यानी कि 10। तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये सब क्या है? ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इनमें क्या खासियत होती है कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सबका अलग अलग होता है। न्यूक्लियर चार्ज तो अलग ही है। सोडियम का 11 है, फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, इसका 12 है और एल्यूमिनियम का 13 है। यस और नो? यस Yes, ma'am. यस मैम। तो बस अभी देखो क्या करना है तुम्हें। यहाँ पे पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 1, लार्जर द पॉजिटिव चार्ज। या ये मत लिखो, ये लिखो मोर द पॉजिटिव चार्ज, लेसर विल बी द आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोर द नेगेटिव चार्ज। ये किसके लिए है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ध्यान रखना। हायर विल बी द आयनिक रेडियस। अगर मान लो तुम्हें ये चीजें नहीं याद होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वो ध्यान रख सकते हो। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा साइज उतना कम होगा। ध्यान रखना, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, बेटा जब मैंने क्लास में लिखवाया था तो ये लिखवाया था कि ये सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये बात क्या है? वैलिड है। इस एक चीज से तुम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज बना पाओगे। सोचने वाली बात है, अभी मैंने बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, साइज छोटा। बताया था मैंने तुम्हें। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा Yes, ma'am. फोर्स कम होगा, साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ये दो बातें याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखो, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ फटाक से, और मेरे को थम्स अप कर दो जिसने लिख लिया।
थोड़ा सा घर से भी पढ़ के आओ बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। चलिए चलो, ये क्वेश्चन जितने भी अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आपस में चेक करेंगे सारे बच्चे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, कैल्शियम का 20 होता है, 20 माइनस 2 18, 19 माइनस 1 18, 17 प्लस 1 18, 16 प्लस 2 18। ठीक है, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर ही नहीं आता तो फिर तुम केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि ये चीजें आपको 9th 10th में सिखाई जाती है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर पा रही हूँ कि ये तो सीखना है, तुम्हें आना चाहिए। तो मैंने कहा था जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा आयनिक रेडियाई, तो इस पे -2 का है, इस पे -1 का है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी कम आयनिक रेडियाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका। ये आया था 2023 में। इजी है। एक और क्वेश्चन करो 2023 का। आपसे पूछा इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। चलो बताओ। शिवानी, गुंजन, रीनू, परविंदर, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। कशिश, हेमंत, मोहन, हिमांशु, वर्षा, समीर, संदीप, माही। वेरी गुड, 4th ऑप्शन। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। ये करो। The pair in which ions are in isoelectronic with aluminium 3+. मैम 4। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। MD of वेरी गुड। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मैम फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड, ये वाला करो। ये जेई 2022 का है। मैम फर्स्ट ऑप्शन। मैम फर्स्ट ऑप्शन। First option. आयनिक रेडियाई इन दोनों में है। मैम फर्स्ट ऑप्शन। अब अरे मेरे को ये बताओ, इन दोनों की आयनिक रेडियस सेम है। मैम डी ऑप्शन। बेटा इसकी ज्यादा है ना, तो ये तो गलत हो गया। और दोनों मैम डी आइसोलेट में ये सही है। यस, ए फॉल्स होगा, आर ट्रू होगा। ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। क्या कर रहे हो, ध्यान से पढ़ो। ये वाला करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट ऑप्शन। मैम फर्स्ट। मैम फर्स्ट। फर्स्ट। वेरी गुड। ये वाला मैम क्वेश्चन फर्स्ट। 2024 का। मैम डी ऑप्शन। मैम डी। मैम डी ऑप्शन। देख लो तुमने ये कर दिए। एक ये कर दो।
मैम मैम सी ऑप्शन। सी नहीं, सी नहीं आएगा बेटा। मैम डी ऑप्शन। देखो Cl2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट रेडियस इज डबल, नहीं भाई किसने कहा है, देखो ना कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, सी इन दोनों ऑप्शन। का हाफ करके जो आता है दैट इज कोवेलेंट रेडियस। Ma'am, गलत D है आप। यस, और रेडियस ऑफ अनायनिक स्पीशीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला क्या है, करेक्ट। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, जो मैंने फर्स्ट आपको क्लास ली थी उसका असाइनमेंट मैंने आपके बैक मतलब नोट्स में क्वेश्चंस डाले थे। तो अब ये 13 क्वेश्चन है बेटा, 3 ये क्वेश्चन है और 13 ये क्वेश्चन है, और इसके आंसर की भी है, लेकिन सारे बच्चे पहले खुद से करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हैं वो किस पे बेस्ड है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड है और आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियस पे बेस्ड है। तो सारे बच्चे ही इनको ट्राई जरूर करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये सारे बच्चे ट्राई करेंगे और अपने करने के बाद जो है वो आंसर क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, चलिए। Ma'am. अरे रोने की क्या बात है, 15 मिनट में हो जाएंगे ये तो, इतना भी नहीं दे सकते हो तुम दिन में केमिस्ट्री को टाइम है।